So guys, welcome again in a Cell Diaries, which is co-powered by the Chauhan Biology classes. You can watch these videos from the platform of the Chauhan Biology classes. In my previous lecture, we are talking about some of the intersections of the shell, in which we discuss some story about Robert Hooke and England king, which name as the Charles II. And we also talk much more about the cell contents, their definitions, their discoveries, and microscope, and few more things. Guys, in this lecture video, we focus, as I promised you, that I talk on a cell theory which is composed by Swan and Sladen. तो गाइस आज के लेक्चर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि स्वान एंड स्लाइडन ने सेल थ्योरी को किस तरीके से कंपोज किया. तो गाइस चलिए हम बात करते हैं इन सेल थ्योरी के कंसेप्ट के बारे में. फिलहाल आपको ये समझना है कि सेल थ्योरी है क्या. अच्छा, थ्योरी कहने का मतलब क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज को जस्टिफाई करता है गाइस. तो ये जो सेल थ्योरी है बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए. सेल थ्योरी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंगली हम सेल के बेसिक प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन को समझ सकते हैं गाइस. किस तरीके से स्वान एंड स्लाइडिंग एक बॉटनिस्ट है और एक जूलॉजिस्ट है. गाइस बॉटनिस्ट वो लोग होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों पे अध्ययन करते हैं, मतलब पेड़ पौधों से संबंधित जो कुछ भी जानकारियां आपके पास है और आपके पास आती है नए नए फॉर्म में, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहती हैं, या वो मैगजीन्स के जरिए हो, या वो न्यूज़पेपर्स के जरिए हो, या जो आप किताबों के जरिए पेड़ पौधों के बारे में जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं बोटनिस्ट के एक हार्ड और स्ट्रगल रिसर्च का एक रिजल्ट है. तो गाइस, तो पेड़ पौधों के स्टडी कर जो लोग करते हैं उन्हें हम बॉटनिस्ट कहते हैं, और जिन सेपरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी के जिन सेपरेट सब्जेक्ट में हम पेड़ पौधों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करते हैं उसे हम बोटनी कहते हैं. गाइस, नेक्स्ट है टॉपिक जूलॉजी. जूलॉजी बायोलॉजी की वो एक सब्जेक्ट है, या ये वो एक ब्रांच है जिनमें हम एनिमल्स के फॉर्म, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं. सो स्वान एंड स्लाइडन एक बॉटनिस्ट, एक जूलॉजिस्ट थे. उन्होंने उस समय के जितने भी वैज्ञानिक थे उन सभी का ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने एक रूल्स फॉर्मुलेट किया. उन सभी को कंबाइन करके उन्होंने सेल थ्योरी कंपोज कर दिया. अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी में सेल थ्योरी के जरिए आप सेलों के जो स्वाभाविक गुण है ना गाइस, वो आप बहुत बेहतर समझ सकते हो. और इनफैक्ट अगर हमारी बात करें तो मैं सेल थ्योरी के जरिए कई खास चीजों को समझ पाया हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. इनफैक्ट ये आपको हेल्प करेगा, हेल्प इस संदर्भ में भी करेगा कि किस तरीके से इस पृथ्वी पे ह्यूमन एवोल्यूशन या अलग अलग लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट किए उनके बारे में मालूम चलेगा. चलिए हम सेल थ्योरी की पहले टेंस के बारे में बात करें, या पहले कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, या सेल थ्योरी की पहले रूल्स के बारे में बात करें. तो गाइस, अगर आपको कंप्लीटली अगर याद है कि हमने रॉबर्ट हुक साहब के जो थ्योरी, जो डेफिनेशन थी सेल्स के बारे में, जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स था, वो ये था कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है किसी भी लाइफ फॉर्म का. और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि ये वो ईंटे की समान है जिससे हमारे शरीर रूपी ढांचा, हमारे शरीर रूपी जो मकान है उसका निर्माण होता है. मतलब सेल एक ईंटे के समान हमारे शरीर का निर्माण करती है. ओके, सो यही हमारा पहला सेल थ्योरी का टेंस है. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म through which their body design is to be built. That's the first cell theory tense. Our second cell theory tense is that every new cells are coming from other cells. Actually ये सेंटेंस जो है ना बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल है.
कई बार हमारे जो आपके जो एनसीईआरटी बुक है, उन एनसीईआरटी बुक में इस सेल थ्योरी को रिप्लेस करके एक कलेक्शन ऑफ वर्ड जो वर्ड है वो ये डाला जाता है, ऑल लिविंग सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब हर एक नए सेल जो हैं वो पुराने वाले सेलों से आते हैं, या जो पहले एग्जिस्ट कर रहे सेल होते हैं उन्हीं से एक नए सेल का निर्माण होता है। ओके, आज मैं आपको एक नया कलेक्शन ऑफ वर्ड दे रहा हूँ इसी के संदर्भ में। अच्छा, ये नए सेल कैसे आते हैं? सेल डिवीजन से या सेल रिप्रोडक्शन से कह सकते हैं। मतलब ऑल न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। आज हम इन्हीं सेंटेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, और ये जो सेल टेंट्स है, ये जो सेल थ्योरी के जो टेंट्स है, ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी इकट्ठा करके रखता है। कैसे, वो आप हमारे एक्सप्लेनेशन के बाद समझ पाएंगे। इसको आप इस सेल टेंट्स थ्योरी, ये जो सेल थ्योरी के जो टेंट्स है, उन्हें आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑल न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम एंसेस्ट्रल सेल्स, या all new cells have a common origin and proves that they have some common ancestor. Okay? इसका अर्थ क्या है? इससे हमें क्या समझ मिलती है? इस सेल थ्योरी के जो सेकेंड टेंस है वो हमें क्या समझाना चाहती है? तो गाइस, अगर आप हमारे इशारों को समझ रहे हैं तो शायद यस, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। कई वर्ष तक या आज भी ये हम लोगों के लिए काफी अननोन फैक्ट्स है कि किस तरीके से पृथ्वी पे लाइफ फॉर्म्स अपने आप को क्रिएट किए, या आप इस पृथ्वी पे भांति भांति प्रकार के जीव जंतु देखेंगे। कुत्ते, उनके चेहरे आप देखते हैं, पेट एनिमल्स अलग अलग ब्रीड्स में होते हैं। बिल्लियां, घोड़े, हाथी, ह्यूमन बींग्स, मछलियां, ये सारे के जो आकार है वो काफी अलग है। लेकिन सवाल ये है कि ये सभी क्रिएट कैसे हुए? सेल थ्योरी का सेकेंड टेंस इसी को समझाता है कि इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करने वाले जितने भी आकार और प्रकार के लाइफ फॉर्म्स हैं, उन सभी लाइफ फॉर्म्स का जो शेप एंड साइज है वो कहीं ना कहीं आए हैं, या उन सभी का जो शेप एंड साइज है, उन सभी का जो आप कह सकते हैं उनकी जो एक्सटर्नल फीचर्स जो इतनी बदलाव आई है, उन सभी बदलावों, जितने भी बदलाव है वो सभी बदलाव जो है वो उनके एंसेस्ट्रल सेल के वजह से हुआ है। मतलब इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पे एग्जिस्ट करने वाले जितने भी लाइफ फॉर्म्स है वो सभी लाइफ फॉर्म्स एक कॉमन सेल से आए हैं। मतलब जो सबसे प्राचीन सेल जो पृथ्वी पे पहली अराइज हुई थी, जिसको आप एंसेस्ट्रल सेल कह सकते हैं या इनफैक्ट बैक्टीरियल सेल कह सकते हैं, उन्हीं बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ खास प्रकार की चेंजेस हुई, और उन चेंजेस की वजह से एक अलग अलग लाइफ फॉर्म क्रिएट होता चला गया रिप्रोडक्शन से। क्योंकि हम आपको सेल थ्योरी के सेकेंड टेंस में ये बताए कि हर एक नए सेल जो हैं पुराने वाले सेल से सेलुलर रिप्रोडक्शन प्रोसेस से आते हैं। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट में परिवर्तन होता गया, उन परिवर्तन के अकॉर्डिंगली सेल के कंटेंट, सेल के कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में काफी कुछ बदलाव होती गई, और बदलाव होने के बाद हर एक रिप्रोड्यूसिंग सेल्स जो था पहले वाले सेल से अत्यधिक विकसित था और अत्यधिक अलग से एक्वायर करता था। और यही एक वजह है कि हर एक सक्सेसिव सेल डिविजन्स में सेल अपने कुछ केमिकल कंपोजिशन और कुछ शेप और साइज को बदल लेता है। और इस प्रकार से कंटिन्यूअस एक्टिविटीज की वजह से आज पृथ्वी पे डाइवर्स काइंड्स ऑफ एनिमल्स को आप देख पाते हैं। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तौर पे। तो सेल थ्योरी का ये सेकेंड टेंस ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी इकट्ठा करके रखता है। ऑल न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर सेल, कॉमन एंसेस्टर सेल। मतलब हम सभी के जो माँ बाप हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, या किसी भी प्रकार के लाइफ फॉर्म्स हो, हर एक लाइफ फॉर्म्स का अगर मातृत्व और पितृत्व सेल के बारे में बात करेंगे, फादर एंड मदर सेल्स के बारे में बात करेंगे, तो आप कह सकते हैं उन सभी के फादर और मदर जो थे एक ही थे। हैरानी नहीं होती सुनने में कि हमारे जो रिलेटिव्स है वो कुत्ते हैं, मंकी हैं, वगैरह वगैरह कई सारे लाइफ फॉर्म, छिपकली, अब हर एक जीव जंतुओं से हमारा संबंध है, क्योंकि हम सभी जो हैं
वो एक ही एंसेस्टर से है, एक ही माता पिता के सेल से है। समय के साथ हमारे सेलों में बदलाव हुई और हमारे इस बदलाव की वजह से हम आज एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज और फंक्शंस क्रिएट करने में कैपेबल है। So guys, this is the second tense of the cell theory. Next one, big tense जो है, that is the third tense of the cell theory, is that every complex life form is made of group of cells. मतलब जितने भी आप complex life forms आप देखते हो वो सभी जो है वो group of words से मिलके बना हुआ है। That is called our second tense of the cell theory. Guys, इसके बाद सेल थ्योरी के बाद अगर हम बात करें तो सेल के कुछ खास स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, सेल का जो स्पेसिफिक फीचर्स होता है वो आप समझिए क्या है। सेल के स्पेसिफिक फीचर्स जिनके वजह से वो अपने आप को काफी कुछ परिवर्तन कर पाते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। Guys, yes, of course, we are talking about two special features of the shell. First special feature is called functional differentiation. Yes, guys, we are talking about two special feature of the cell, functional differentiation. Functional differentiation ये काफी क्लियर करता है कि सेल जिस हैबिटेट में सरवाइव करता है उस हैबिटेट में उसको जिस तरीके के उनको जिस तरीके का काम करना पड़ता है उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना शेप में परिवर्तन कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, अमीबा को आप देखते हैं, अमीबा की कोई शेप नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको सराउंडिंग मीडियम से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये पहले जीव हो सकते हैं जिन्होंने फूड एक्वायरिंग करने के लिए एक खास प्रकार का फॉल्स स्पिरिट डेवलप करते हैं, क्योंकि अगर इनके शेप अगर फिक्स होते तो शायद इनके पास ना माउथ होते हैं ना कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो ये फूड को प्रोसेस करे और उनसे अपने लिए एनर्जी इकट्ठा कर सके। तो ये वो पहले जीव है जिनमें माउथ नहीं थी, ये अपनी बॉडी सरफेस से फूड को कलेक्ट करते थे। तो उनका काम था कि सराउंडिंग मीडियम में उपलब्ध जितने भी फूड्स हैं उन फूड्स को कलेक्ट करना और अपने लिए एनर्जी का फॉर्मेशन करना। सो उनका इस फीचर्स के वजह से उनको एक फर्स्ट फील्ड डेवलप करना पड़ता था, मतलब ये उनका फंक्शन था। सो इस फंक्शन के वजह से उनके अंदर उनका जो शेप है वो एक प्रकार का इरेगुलर है। ठीक उसी तरीके से हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, गाइस इसका जो शेप होता है उसका शेप एमोबॉइड होता है। एमोबॉइड कहने का मतलब हैव नॉट अ फिक्स शेप। और इस व्हाइट ब्लड सेल को हमारे सेलों तक पहुंचना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर में एक प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन का काम करता है। हमारे शरीर में माइक्रोब्स को आने से रोकता है, अगर आ गया तो उस माइक्रोब्स को हमारे शरीर से मिटाने का कार्य करता है। तो इन्हें बहुत पतले पतले ब्लड वेसल्स से जाना पड़ता है। इनफैक्ट हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं वो है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जहां कैपिलरीज की बात करें उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बहुत ही कम होता है और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से बाकी कंपोनेंट्स का गुजरना एक इम्प्रैक्टिकल टास्क होता है। तो उस कंडीशंस में व्हाइट ब्लड सेल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो अपने शेप को चेंज करके उन कैपिलरीज से पास कर जाता है और उन वार्डिंग साइट पे पहुंचता है और वहां पे उपलब्ध माइक्रोब्स को इनगल्फ करता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। इन फैगोसाइटोसिस के बारे में मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको समझाऊंगा। So guys, functional differentiation, I hope you understand कि functional differentiation सेल की वो प्रॉपर्टीज है जिसके अंतर्गत सेल फंक्शन के अकॉर्डिंगली अपने शेप को क्रिएट करता है। इनफैक्ट हमारे बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल है और प्रत्येक सेल का जो शेप है वो काफी अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको व्हाइट ब्लड सेल बताया जिनका शेप एमोबॉइड होता है। दूसरा न्यूरॉन जो हमारे सोचने समझने में हमारी हेल्प करता है, जो हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन सेल को कहते हैं हम लोग न्यूरॉन सेल कहते हैं। उनका जो शेप होता है वो ब्रांचिंग होता है क्योंकि लॉन्ग लेंथ तक उनको अपना इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना पड़ता है, पास आउट करना पड़ता है।
कंडक्ट करना पड़ता है, इसीलिए उनमें जो उनका जो शेप होता है वो ब्रांच होता है और लॉन्ग होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे व्हाइट रेड ब्लड सेल का, तो रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है बाई कनकेव शेप का होता है, हाथ की तरफ जैसा जिसमें बीच में धंसी होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर में 200 अलग प्रकार के सेल है और प्रत्येक सेल का जो शेप है वो पूर्ण रूप से निर्भर करता है कि वो हमारे शरीर में एग्जिस्ट करते हुए वो कौन सा कार्य कर रहा है। जैसा कार्य वैसा ही सेल का शेप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेल का, जिसके वजह से हर एक सेलुलर रिप्रोडक्शन के बाद सेल एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज एक्वायर करता है। Got it? That is a special characteristic of the cell that is called the functional differentiation. Next, तो इसके वजह से हमें ये साफ समझ में आया कि सेल का शेप क्या होता है। तो पृथ्वी पे एग्जिस्ट करने वाले हर एक लाइफ फॉर्म्स के शेप अलग हैं, उसका एक मुख्य रीजन है उनका फंक्शनल डिफरेंशिएशन। क्योंकि जब पृथ्वी इवॉल्व हुई तो हर एक लोगों को अपने जीवन के लिए अलग अलग स्ट्रगल करना पड़ा, किसी को फूड के लिए, किसी को हैबिटेट के लिए, किसी को खुद को बचाव के लिए। और इस संदर्भ में उसके सेल के साइटोप्लाज्म में किसी खास प्रकार की परिवर्तन हुई और उन परिवर्तन की वजह से वो एक खास प्रकार का शेप एक्वायर्ड किए अपने अपने पार्टिकुलर नेचर्स में, अपने अपने पार्टिकुलर हैबिटेट्स में, और वो एक खास प्रकार के स्पेसिफिक फीचर्स और फंक्शंस को प्रोसेस करने में सफल हो पाए, सक्सेस हो पाए। उसके बाद है कि सेलों की संख्या। जैसे कि कुछ जीव होते हैं, अगर आप डिवीजन ऑफ सेल्स के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं कि हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल के बारे में। गाइस, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। गाइस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सभी ऑर्गेनिज्म की समूह होती है जिनके शरीर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक सेल से हुई होती है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म की समूह होती है जिनके शरीर में दो से अत्यधिक सेल होते हैं और दो से अत्यधिक प्रकार के सेल होते हैं। गाइस, उसको हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो गाइस, आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं अपने वीडियो को यहीं पॉज करता हूं। आई होप कि मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं इनके संदर्भ में कुछ और विस्तृत जानकारियां आप लोग को दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के लिए वेट करेंगे और डिमांड करेंगे। अगर आप डिमांड करेंगे तो मुझे और भी खुशी होगी और मैं बहुत ही क्यूरियस तरीके से आपके लिए नए कंटेंट्स और आपके लिए नए ज्ञान आपके समक्ष लाऊंगा। So don't forget again to like, comment and share, and I hope you should must put a beautiful words for me because I am all yours. You love me to the score of infinity. So thank you. Bye bye. Have a nice day.